नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं आनंद की बात। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्यामानंद लाल दास सहर सर। अपने साहित्यिक पृष्ठभूमि पर अभी तक इनकी 3 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को जीवन धारा, वसंत प्रतीक्षा और बाट जो होता उजड़ा घर। अपने विचारों को, अपनी भावुकता को, अपनी कल्पनाओं को शब्दगत करते हुए इनकी रचनाएं मील की पत्थर साबित हुई है। आइए सीधे मुखातिब करवाता हूं आपको आदरणीय सहर सर के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे हैं और हमारे पर इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं आपने इस काया में कई सारे शब्दों को, कई भावनाओं, विचारों को समेटे हुए आज इस दशक में भी इनकी कलम जो है चलती रहती है, लेखनी चलती रहती है। तो अभी के दृष्टिकोण में सहर सर, आप बताएं कि साहित्य को कैसे देखते हैं। साहित्य को हम इस प्रकार देखते हैं कि अगर साहित्य हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो हम नीरस हो जाएंगे। बिल्कुल। नहीं, इस जीवन में साहित्य ही ऐसा है जो अपने सरस बनाते रहता है। डिजिटल युग है, हमेशा मानसिकता डिजिटल में उलझे रहता है। कंप्यूटर पर, कभी रील पर, कभी सिनेमा पर, कभी किसी चीज़ पर। लेकिन घर आने के बाद उस वही अवस्था में मेरा मानसिकता रहता है, मेरा माथा उसी चक्कर में करते रहता है। उस समय अगर कोई साहित्य हो, किताब हो, तो उसमें पढ़ करके, उसको पढ़ करके अपने मानसिकता को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसे में साहित्य बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति के लिए। बिल्कुल, साहित्य बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय में, जैसा कि काका ने बताया। क्योंकि मैं काका इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोगों के तरफ से उपनाम जो है इनका काका दिया गया है, और बड़े ही प्रेम से और बहुत ही आदर के भाव से। अभी जैसा कि सहर सर बता रहे थे कि बदलते परिवेश में, चूँकि डिजिटल दौर है, इस दौर में जहाँ पर युवा और सारे लोग उस तकनीकों के साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पर साहित्य प्रासंगिक हो जाता है। और अपनी सुकूनता के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए अच्छी साहित्य जो है बहुत ज़रूरी है। आपकी 3 रचनाएं अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें जीवन धारा, बसंत प्रतीक्षा और बाट जो होता उजड़ा घर। तो बसंत प्रतीक्षा अभी आपने हाल ही में आपकी प्रकाशित ये पोथी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये लिखने का विचार कैसे मन में आया? मेरी पत्नी जब हम ब्याही होकर के घर आई, जब हमारी पत्नी घर आई, तो उसको उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिली। हमेशा वो अपने परिवार के विषय में सोचती रही, अपने विषय में कभी नहीं सोची। और हमेशा उनका जीवन बसंत की प्रतीक्षा में उलझी रही। तो हमने सोचा क्यों न उसकी प्रतीक्षा को पुस्तकाकार करके काव्य के रूप में उनकी विचारों को अपने शब्दों से परिभाषित कर मैं लिखूं। पाठ जोता उजरा घर, या कवि, या तो क्या कहते हैं, बसंत प्रतीक्षा, उसकी एक रचना मैं आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि साहित्य आपके चित्त का संचित प्रतिबिंब है, और कहीं न कहीं आपके अंदर जो भी भाव है आप उसे व्यक्त करते हैं शब्दों के माध्यम से, या फिर आपके अंदर जो भी वर्तमान परिदृश्य में जो आप देख पा रहे हैं, जो कोई भी घटनाएं घटित होती हैं, तो उसे आप शब्दगत करके उसे जन जन तक पहुंचाते हैं। सर, ये बताएं कि जो नई पौध है, मतलब साहित्य में जो नए लोग जुड़े हैं, या जो नए लोग लिखने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? जो नए लोग हैं, जो नए लिख पढ़ रहे हैं। हाँ। जो नए लोग हैं, जो नए लिख पढ़ रहे हैं, उसको चाहिए था जो जो उसके दिमाग में छोटी छोटी बातें, जैसे कि एक हम आपको दृष्टांत दूंगा। रमेश चंद्र वर्मा हमारे वरिष्ठ साहित्यकार थे। मैं जब उनके यहाँ जाते थे सुनने के लिए, तो एक दिन उन्होंने कहा, जो सुनने के लिए आते हो, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े साहित्यकार थे, तुम क्या करते हो? तो उनको कहा कि तुम लिख के आना। तो हमने ये लिखा, सोचता हूँ मैं कवि बन जाऊँ, लेकिन
कभी बनना आसान है, लिखता हूँ, पढ़ने को फाड़ता हूँ, फिर लिखता हूँ, तो सोचता हूँ कभी बन जाऊँ। तो जब उन्होंने ये सुना तो कहता है क्या जो ये कविता नहीं हुआ, इस तरह से तुम कविता लिखो ना। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं कुछ लिखना शुरू किया और हमारी 3 पुस्तक भी कविता के रूप में प्रकाशित हुई। जो नए कवि आ रहे हैं, आप उन्हें भी यही कहना चाह रहे हैं कि कहना चाहेंगे जो तुम कुछ लिखो, जो तुम्हारे मन में भावना उठे, जो सोच रहे हो उसको तुम कलमबद्ध कर दो। एक समय आएगा या तो वो कविता बन जाएगी या लेख बन जाएगा। जो भी जिस रूप में तुम लिखना चाहोगे उस रूप का वो मूर्ति रूप में आएगा तुम्हारे सामने में। इसलिए तुम कुछ लिखो जो तुम्हारे मन में सोचते हो। कलम है तो उस कलम का कैसा रंग है, कैसा रूप है, वो कब चलती है या नहीं चलती है, इसको तुम कागज़ पे उकेरते जाओ। एक समय ऐसा आएगा जो वो कहानी बन जाएगी, कविता बन जाएगी। जिस प्रकार हमने देखा था जो बहुत बड़े कवि थे, वो कुछ जैसे निराला जी कभी लिखते थे और फेंक देते थे, कभी लिखते थे और फेंक देते थे। लेकिन निराला जी की वो फेंके हुए बास्केट, फेंके हुए कविता को अथी कूड़ेदान से निकाल करके जो छपाई गई तो वो बहुत बड़ी पत्रिका, बहुत बड़ी पुस्तकाकार बन गया और लोग निराला को पहचानने लगे। बिल्कुल ये नए कवियों को, जो नए लिखने वाले लोग हैं, उन्हें एक बड़ा अच्छा संदेश भी है कि आप लिखते रहें। जो समसामयिक विषय हैं, जो पुराने विषय हैं, उसको आप जो है कलमबद्ध करते रहें और कहीं ना कहीं वो आने वाले दिनों में पोथी का रूप ले लेगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी एक कोई रचना आप यदि प्रस्तुत करते हैं तो दर्शक आपको सुन पाएंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि इस उम्र के पड़ाव में भी श्री श्यामानंद लाल दास सहर्ष जी लिखते रहते हैं। इस कमरे में बैठकर इनकी साहित्य की जो साधना है वो चलती रहती है। ये सीख है और इस इंटरव्यू का उद्देश्य भी यही है कि जब इस उम्र में, इस पड़ाव में जब लोग लिख रहे हैं तो जो नई पौध हैं, नए जो लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं अभी के दौर में साहित्य से भटक रहे हैं या उनका रुझान साहित्य से कम हो रहा है, तो उनके लिए एक सीख भी है, वो भी लिखते रहे, पढ़ते रहे। आइए आज सुनते हैं एक कविता श्री श्यामानंद लाल दास। कविता में सुनाऊंगा अंतर व्यथा। आज दिल का चाहत खोकर हो गई है मूकबानी, बन गया निर्जीव सा पथ भ्रांत होकर जिंदगानी। बिखर गया जीवन का सपना, लुट गया है भाव पावन, आँखों के आंसू खो गए हैं, बांध रखा है रिक्त बादल। एक मनोहारिन बिना है सूखते सब भाव चंचल, आज विकल है मेरा समर्पण, शून्य जीवन की कहानी। आज दिल का चाहत खोकर हो गई है मूकबानी, याद आता है मुझको कैसी थी मेरी भी जिंदगानी। प्रेम की दरिया बही थी, हर पात पर सोने की लाली, था शर्माता गगन में देख कर मेरी प्रेम कहानी। हर दिशा से झांकती थी, तृषित मन में भाव आली, आज सब डूबा जलत में है नहीं कोई निशानी। आज दिल का चाहत खोकर हो गई है मूकबानी, रह गया जीवन में गम और छलावा भरी रात काली। है दग्ध प्राणों में जलन, खो गई जीवन की लाली, है अभी सहर्ष अकिंचन, फिर भी है मानव कहता, दया करो मुझ पर अब न दो यह दुख शिखा ओ मेरे दाता। यह जगत जाने न जाने, तुमने भी मेरी पीरा न जानी। आज दिल का चाहत खोकर हो गई है मूकबानी। हो गई है मूकबानी। बहुत ही सुंदर सी रचना बसंत प्रतीक्षा से। और अंतिम दौर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के समय में साहित्यिक चोरी का भी एक जो है मामला आ रहा है, जिसमें से कहीं ना कहीं जो लोग जो हैं शब्दों की चोरी करते हैं साहित्य में। देखा जाता है कि कवि कम हो रहे हैं लेकिन शब्द जो हैं वो बराबर मिल रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो उनकी अपनी मौलिक रचना नहीं होते। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग अपनी मौलिक रचना अगर नहीं लिखते हैं तो कुछ शब्द पुराने लेखक से चुरा लेते हैं और उस चुराने को एक संगठित करके एक अपनी कविता बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यह होना एक गलत बात है, ये चोरी है। लेखक जो होता है चोर होता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा
लेख निकल गया, उसी में से कुछ शब्द निकाल करके, कुछ उसका दृष्टांत निकाल करके अपना वो बना लेते हैं और वो अपना भी एक लेखक या कवि कहलाना शुरू कर देते हैं। यह गलत प्रथा है। गलत प्रथा है, बिल्कुल। साहित्यिक चोरी का जो अभी मामला चल रहा है, अपने किसी दूसरे के लिए शब्दों को या उनके सभी प्रसंगों को चुरा कर आप उसे दूसरे तरीके से लिख डालते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा ही जो है दुर्भाग्य का विषय है। अंतिम में साहित्य को लेके जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे? साहित्य आपको साहित्य को आप कैसे देख पा रहे हैं, मतलब किस नज़रिए से आप उन्हें अभी के लिए प्रासंगिक मानेंगे? देखिए, साहित्य आजकल के जीवन में ऐसा है जो बगैर साहित्य की रचना के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी बड़ी बड़ी योजना है जो साकार होने जा रहा है, पहले वो साहित्य के माध्यम से कलमबद्ध किया जाता है, उसके बाद ही उस पर प्रयोग होता है और वो साहित्य के माध्यम के द्वारा ही वो प्रयोग सफल होता है। जैसे चांद पर लोग गया है, चांद पर लोग गया, चांद की खोज हुई, वो खोज में भी वो क्या कहते हैं, दो ठो चंद्रयान गया, वो सारी उसमें मट्टी खोद के लाता है। ये सब कैसे लगता है? सब साहित्य के माध्यम से अन्वेषण करते हुए उसमें वो चीज़ डाला जाता है और वो सक्रिय होकर के वो काम करता है। बिल्कुल, साहित्य मैं कह सकता हूँ कि हर एक चीज़ में बस रचा बसा हुआ है और बिना साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है और जो समाज में घटित होता है उसे कलमकार अपने माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम जाते जाते कोई एक कविता अभी आपने बसंत प्रतीक्षा से सुनाई, मैं आग्रह करूँगा बाट जोहता उजड़ा घर से यदि कोई एक रचना यदि आप हमारे दर्शकों को सुना दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अभी बसंत प्रतीक्षा की एक बहुत ही सुंदर सी रचना हमने सहर सर के मुखारबिंद से सुना। अब दूसरी एक कविता बाट जोहता उजड़ा घर, जो उनकी एक बहुत ही चिर परिचित रचना है, उसी से आग्रह करूंगा कि सर एक रचना सुनाएं। एक आतंकी रचना सुनाएंगे। गरज रही है बंदूकें, नफरत के बादल छाए हैं, आतंकी के जिहादों में लाखों फिर से गरज रही है, फिर गलती हो गया, फिर और बंदूकें, नफरत के बादल छाए हैं, आतंकी के जिहादों में लाखों ने प्राण गंवाए हैं। छिड़ रही है जंग जिहादी, अलगाववादी ने सिर उठाया है, बंध रहा है सवा युद्ध का, देश न कोई बच पाया है। प्रकृति दावानल बन नाच रही है, रह रह कर पृथ्वी डोल रही है, तरप रही है प्यासी धरती, प्रलय दृष्टिपट खोल रही है। ए युवाओ, अब स्वप्न से जागो, समय नहीं है यह सोने का, सुलग रही है आग भयंकर, है समय कीमती नहीं खोने का। जागो जागो, देश संकट से ग्रसित है, चारों ओर त्राहि त्राहि मची है, यही समय है प्रतिभा दिखाने की, अब तुम्ही पर आस टिकी है अपना देश बचाने की। अपना देश बचाने का। अभी आप सुन रहे थे सहरसा के वरिष्ठ साहित्यकार कवि श्री श्यामानंद लाल दास सहर्स को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।